Good morning everyone. This is our social science class for class 8. So हम हमारे चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट 4 कर रहे हैं. सो अब हम इसमें हमने इससे पहले पुलिस का रोल देखा था और उनके क्या क्या लॉज होते हैं वो देखे थे. अब हम देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है. अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज पब्लिक रॉन्ग. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्रिमिनल जो है उसको पब्लिक रॉन्ग बोल दे. ठीक है, यानी जो पुलिस है उसको जो क्रिमिनल लग रहा है हो सकता है वो रियल में क्रिमिनल नहीं हो. जैसा हमने केस स्टडी यानी स्टोरी में भी देखा था कि जो शांति थी वो क्रिमिनल नहीं थी. What is meant by this is that is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक क्राइम के लिए पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, कोई एक जना ना हो के. Do you remember the case of the dowry death of Sudha that we read about in the previous? क्या आपको वो याद है जो हमने लास्ट चैप्टर में केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें हमने सुधा की डाउरी में देखा था कि जिसमें सुधा की डाउरी यानी दहेज की वजह से उसके जो घर वाले थे यानी उनने उसको मार दिया था. The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. यानी कि जो केस हुआ था उसके इन लॉज के लिए, उसके हस्बैंड के लिए वो बाद में गलत साबित हो गया था. ठीक है, स्टेट ने तो क्या करा था, उनको फांसी की सज़ा दी थी. जब वो हाई कोर्ट के पास गए तो वहाँ वो उन लोगों का जो केस था वो सही हुआ. दैट इज़ वाई द केस वॉज स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स. सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेज शांति हेम्ब्रम एंड मिसेस शिंदे वर्सेज शांति हेम्ब्रम. तो हम नेक्स्ट उस केस को भी बोला गया था कि स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मी कुमार एंड अदर. सिमिलरली हम इस केस में बोल सकते हैं स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम एंड मिसेस शिंदे वर्सेस हेम्ब्रम. ठीक है, तो केस को कुछ भी नाम दिया जाता है जो उनके अकॉर्डिंग. इन द कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है कि केस तो किसी डिस्ट्रिक्ट किसी जगह पे होगा पर उसमें इंटरेस्ट कौन लेगा, स्टेट जो वर्क करेगा वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी करे. द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फिल्ड चार्जशीट इन द कोर्ट. तो प्रोसिक्यूटर का वर्क वहीं से शुरू हो जाता है जहां से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है और चार्जशीट मतलब यानी जो डॉक्यूमेंट होता है उसके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट होता है वो निकल जाता है. ही शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन. लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इन्वेस्टिगेशन में कोई वर्क नहीं होता. लेकिन इनका वर्क कब से शुरू हो जाता है, जब से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है जब से. द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्ट. तो प्रोसिक्यूटर का क्या वर्क होता है कि वो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करवाता है स्टेट के बिहाफ पे. एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज और हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट्स विटनेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू अनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस. तो प्रोसिक्यूटर का ये काम होता है कि जब केस किसी भी कोर्ट में या मजिस्ट्रेट में जाता है तो वहाँ पे वो दोनों ही केसेस के लिए, ठीक है, जैसे शांति और मिसेस शिंदे दोनों की ही तरफ से पूरे डॉक्यूमेंट्स और हर चीज विटनेस को प्रेजेंट करेगा विदाउट एनी पार्शियलिटी, मतलब कोई भेदभाव ना करते हुए. व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज. का हमें प्रोसिक्यूटर का रोल समझ आया, यानी कि उसका रोल कोर्ट तक होता है, इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता लेकिन कोर्ट तक होता है कि वो कोर्ट में वहाँ पे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा विदाउट एनी पार्शियलिटी. सो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज, कि जज का क्या रोल होता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज. तो जज का क्या रोल होता है अब हम इसमें ये देखेंगे. द जजेस इज लाइक एन एम्पायर इन अ गेम. जज का एक एम्पायर की तरह रोल होता है. एम्पायर क्या करता है गेम में कि किसी के भी साइड नहीं होता है, उसे दोनों की तरफ इक्वली देखना होता है और बिल्कुल ऑथेंटिक और सही डिसीजन देना होता है. तो जज का रोल भी किसी भी क्रिमिनल केस में कैसा होता है, एम्पायर की तरह. एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली एंड इन एन ओपन कोर्ट.
और उसको बिल्कुल इम्पार्शियली यानी विदाउट पार्शियलिटी करते हुए सबके सामने ओपन कोर्ट यानी सबके सामने अपना जजमेंट देना होता है। द जज हियर्स ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। तो जज का क्या काम था कि वो सारे विटनेस को, सारे एविडेंसेस को और जो भी प्रोसिक्यूशन कहता है और डिफेंस कहता है, प्रोसिक्यूशन यानी जो स्टेट का होता है और वर्कर वो, और डिफेंस यानी जो लॉयर होते हैं, वकील, उनकी सुन के सारे विटनेस को देखते हुए और एविडेंस को देखते हुए वो किसी भी केस का जजमेंट देता है। The judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law। तो जज का यही वर्क होता है कि उसको डिसाइड करना पड़ता है जो अक्यूज्ड पर्सन यानी जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो वाकई में क्रिमिनल है या फिर इनोसेंट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, कि क्या एविडेंस उसके अकॉर्डिंग है। अगर सब जो एविडेंस यानी जो वहाँ पे प्रूफ है वो सब कुछ उसके अगेंस्ट है पर्सन के, जो अक्यूज्ड पर्सन के, तो फिर जो जजमेंट होगा वो क्या कहेगा कि अक्यूज्ड पर्सन क्रिमिनल है। अगर एविडेंस उसके सपोर्ट में है अक्यूज्ड पर्सन के तो फिर वो इनोसेंट कह दिया जाता है, ठीक है। इफ़ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस। अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन कन्विक्टेड होता है यानी मतलब उसने रियल में क्राइम करा है तो फिर जज जो होता है उसको क्या कहता है, पनिशमेंट सुना देता है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब। सो जो भी लॉ होता है, लॉ के अकॉर्डिंग वो उसको या तो जेल में भेजता है या उस पर फाइन लगा देते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसने क्या क्राइम करा और उसके लिए क्या लॉज हैं। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल क्या होता है? लेट अस मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ़ द जज डिसाइडेड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली। अगर हम एक मिनट के लिए सोचें कि शांति के केस में जो सब कुछ हुआ ऐसा नहीं होता, अगर उसको फ्री ट्रायल नहीं मिलता, अगर उसको जज जो है वो लॉयर प्रोवाइड नहीं करवाता और उसे फ्री ट्रायल नहीं मिलता, तो उसके क्या वो कभी भी साबित कर पाती अपने आप को? नहीं कर पाती, है ना। व्हाट इज़ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ चार्जशीट? अगर उसे चार्जशीट की कॉपी नहीं मिलती एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी वर्क नहीं होता, तो फिर क्या होता कि शांति कभी अपने आप को साबित नहीं कर पाती। जैसे हम देख सकते हैं ना, यहाँ उसके पास चार्जशीट की पिक्चर ऊपर भी थी, कॉपी भी थी, जिसमें उसने बताया था अपनी जो उसकी एडवोकेट थी, लॉयर थी, कि हमको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है 10,000 का जो उसके ट्रंक में यानी उसके पर्स में मिले। What if he held the trial of in a secret location where neither शांति और सुशील were present? अगर ये एक ट्रायल नहीं होता, मतलब उन्हें एक चांस नहीं दिया जाता, तो शांति और सुशील को कभी भी जस्टिस नहीं मिलता। What if he did not give Shanti's lawyer, advocate Roy, enough time to question the witness of a prosecution such as Mr. Shinde and instead had already decided that Shanti was guilty? अगर जो जज हैं वो इतनी सब कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते, दोनों को लॉयर प्रोवाइड नहीं होता, जैसे मिसेस शिंदे के पास तो पहले से ही लॉयर था उनका, और अगर शांति को लॉयर नहीं मिलता तो फिर जो स्टडी है, मतलब जो ये केस है, बिल्कुल चेंज हो सकता था। उनको इतना टाइम दिया जिसमें उन्हें इतनी सब कुछ सर्च किया और इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा कि जो मतलब थेफ्ट था वो कोई और ही था, गैंग ऑफ यंगस्टर्स था। थेफ्ट कौन था? वो जो गैंग ऑफ मतलब यंग पीपल का जो गैंग था वो। इफ़ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ अनफेयर ट्रायल। तो ये एक अनफेयर ट्रायल यानी उनके साथ इंसाफ नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। सो इसीलिए कहते हैं कि जो ट्रायल होना चाहिए, मतलब जो मौका मिला है वो बिल्कुल फेयरली देना चाहिए एंड प्रोसीजर को ढंग से ऑब्जर्व किया जाता है। कि ऐसा भी हो सकता था कि जो उनकी एडवोकेट थी मिसेस उसकी मिस शांति की, अगर वो उनके लिए ढंग से वर्क नहीं करती तो
तो इसके ये भी ज़रूरी है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट अ पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय द फॉलोइंग अ रीजनेबल और अ जस्टिस लीगल प्रोसीजर। आर्टिकल 21 में बोला गया है कि राइट की सभी को राइट टू लाइफ है। अगर उसको आप किसी से ले रहे हैं, किसी राइट टू लाइफ यानी उनको पूरी लिबर्टी है, पूरी फ्रीडम है कि वो अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे स्पेंड कर सकते हैं। बस उनको क्या ध्यान रखना होगा, सारे लीगल प्रोसीजर को ध्यान में रखना होगा, सब लॉ को फॉलो करना होगा। A fair trial ensures that Article 21 of a Constitution is upheld। और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि किसी भी क्रिमिनल को एक फेयर ट्रायल मतलब एक चांस देने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें वो अपने आप को साबित कर सके। Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential element of a fair trial। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं फेयर ट्रायल के लिए। Firstly, Shanti was given a copy of a charge sheet and all other evidences that a prosecution presented against her। तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत थी कि उनको चार्ज शीट की ज़रूरत थी, क्योंकि जब उसको लॉयर मिला शांति को तो उसने सबसे पहले अपने लॉयर को चार्ज शीट की एक फ़ोटोकॉपी दी और सारे एविडेंसेस दिए प्रोसिक्यूशन से जो कि उसके अगेंस्ट थे लेकिन उसको सही साबित करने थे। शांति वॉज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वॉज डिफाइंड एज अ क्राइम। शांति पे मतलब ज़बरदस्ती कह सकते हैं या एक ऐसा ऑफेंस यानी ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया गया था जो उसने की ही नहीं थी, ऐसा क्राइम का इल्ज़ाम लगा दिया गया था जो उसने नहीं किया था। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट। और जो ट्रायल हुआ था वो सबके सामने हुआ था ओपन कोर्ट में, इन पब्लिक व्यू, वहाँ पे पब्लिक भी थी। हर ब्रदर सुशील को, पब्लिक कौन होती है, सारे सिटीजन्स नहीं, जो उससे रिलेटेड होते हैं वो पब्लिक, ठीक है। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू। हर ब्रदर, वहाँ कौन कौन था, उसका भाई था सुशील, कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग। उस कोर्ट में बस कुछ ही जने आ सकते हैं, जैसे उसका भाई या उसके शांति के कोई और रिलेटिव होते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते, यानी कि फादर मदर तो हो सकते थे, वो भी आ सकते थे। और कौन होगा वहाँ पे, मिस्टर शिंदे, मिसेस शिंदे। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। और सबकी प्रेजेंस में ट्रायल होता है, मतलब चाहे वो पर्सन जो कंप्लेन कर रहा हो, कंप्लेनेंट हो, या फिर जो अक्यूज्ड यानी जिसके खिलाफ की है वो हो। शांति वॉज डिफेंड बाय अ लॉयर। और शांति को डिफेंड यानी सेव किसने किया, उसकी लॉयर ने। शांति's लॉयर एडवोकेट रॉय was given opportunity to cross examine all the prosecution witness। और जितने भी विटनेस थी, मतलब जितने भी एविडेंसेस थे, उन सबको क्रॉस क्वेश्चन करने की अपॉर्चुनिटी कौन देता है, जज, ठीक है। वो जज देते हैं कि वो सबसे क्वेश्चन वहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी, जैसे उनका मिसेस शिंदे का सन था तो उनको जिससे भी, या सुशील था, जिससे भी क्वेश्चन करना है वो क्रॉस एग्जामिन, यानी क्रॉस एग्जामिन मतलब होता है एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब जो एडवोकेट थे दोनों ही, चाहे शांति के एडवोकेट या शिंदे के, मिसेस शिंदे के एडवोकेट, दोनों को ही ये राइट था कि जजेस ने दोनों को ही ये राइट दिया था कि वो दोनों क्रॉस एग्जामिन मतलब कि जिससे चाहे उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस ऑन शांति डिफेंस। तो इनको ये भी एक राइट होता है कि वो अपने आप को साबित करने के लिए पूरी एक विटनेस प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑल्दो द पुलिस फिल्ड इन अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति, द जजमेंट अज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट। और फिर क्या हुआ, लास्ट में जजमेंट ये आया कि शांति जो थी वो इनोसेंट थी, उसने क्राइम नहीं किया था। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो क्या था, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो जज की भी, लॉयर की भी और पुलिस की, कि जो गलत है उसको मतलब गलत रहते हैं, यानी कि जो इनोसेंट है, जिसने क्राइम नहीं करा, उसको पनिशमेंट नहीं मिले और जिसने क्राइम करा उसे मिले। दैट शांति वॉज गिल्टी इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो। पर यहाँ पे शांति इनोसेंट थी, इसलिए ये सारा केस फेल्ड हो गया। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइड द मैटर ओनली द बेसिस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट। तो जो भी जज डिसाइड करता है वो सबके सामने, सबके सारे एविडेंसेस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करता है। थैंक यू। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।